हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 5 मई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स की डेट 27 जून 2021 को रखी गई है, लेकिन जिस प्रकार से इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं तो चांसेस बनते हैं पोस्टपोन होने के या फिर डेट एक्सटेंड होने के। लेकिन आपको बता दिया जाए, आपको कभी भी इस बारे में सोचना है ही नहीं कि प्रीलिम्स के जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाएंगे। अगर एक्सटेंड हो गए तो काफी बढ़िया बात है, आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा सो दैट आप मेंस के लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर सके। लेकिन वो जब होगा तब होगा, जब न्यूज आएंगी तो आ जाएंगी, लेकिन आपको 27 जून का ही दिन मानकर चलना है। और इस डेट आते आते आपको अपनी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी कर लेनी है ना। अगर डेट एक्सटेंड होंगे तो आप अपना मेंस के लिए प्रिपरेशन करना। वैसे भी एक्सपेक्टेशन लगाने से क्या फायदा, एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो फिर आपको जो पोटेंशियल है या फिर जो फ्लो बना हुआ है आपका मेहनत करने का, क्योंकि अभी के पीरियड में काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, क्योंकि आप जो भी 365 डेज में तैयारी करे हो, ये आपका जो पीरियड होगा 2 महीने का, 3 महीने का, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, क्वेश्चन सॉल्विंग, ये सब होते ही रहने चाहिए। और ये सब तभी होते रहेंगे जब आप ये मान के चलोगे कि 27 जून को ही मेरा एग्जाम है, क्योंकि माइंड कुछ इस प्रकार से वर्क करती है। क्योंकि अगर आप एक बार उनको मौका दे दिए एक्सटेंड का बहाना का, यानी कि अगर आपका माइंड ये मान लेता है कि हाँ अब तो एक्सटेंड होने वाले, तो आपका माइंड उस रूप में ही ऑपरेट करेगा, आपको वो डिले करवाएगा, है ना। अरे भाई 5 महीने और एक्सटेंड हो गए, 3 महीने और एक्सटेंड हो गए, तो फिर देख लिया जाएगा। तो इस स्थिति से बचना है। इस स्थिति से बचने के लिए एक ही तरीका है, आपको यह मान के ही चलना है कि 27 जून को ही एग्जाम है, चाहे आपका माइंड कुछ भी कहे, है ना। इससे दो चीजें होंगी, एक तो ये कि आपकी तैयारी में काफी ज्यादा मजबूती रहेगी, और मजबूती तभी आएगी जब मजबूती तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये आपको मेंस में भी मदद करेगा, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज को रिवीजन कर रहे हैं, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे तो वो पॉइंट आपके माइंड में होंगी, है ना। तो ये एडिशनल बेनिफिट हो जाएंगे। अगर डेट एक्सटेंड हो जाएगा तो ये आपको एडिशनल बेनिफिट प्रदान करेंगी, लेकिन अगर डेट न भी एक्सटेंड हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी तैयारी बनी रहनी चाहिए मजबूती से, है ना। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर 27 जून। इफ डेट गेट्स एक्सटेंडेड तो बढ़िया बात है, अगर नहीं तो भी क्या दिक्कत है, आपकी तैयारी तो है ही अच्छी, है ना। So let's move to our first topic. Department of Telecommunication gives go ahead for 5G technology and spectrum trials. ये न्यूज आज ही आई है, काफी लेटेस्ट न्यूज है। और यूपीएससी जनरली प्रीलिम्स में कंपैरिजन मोड में क्वेश्चन पूछती है कि 3G में हम ये कर सकते हैं, 4G में ये कर सकते हैं, 4G में ये कर सकते हैं, 5G में ये कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल वोल्टी और एलटी में क्या डिफरेंस है, ऐसे क्वेश्चन आए भी थे, है ना। तो क्या न्यूज है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अप्रूव कर दिया है, परमिशंस या अप्रूवल दे दिया है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कि वो ट्रायल्स कंडक्ट कर सकती हैं फॉर द यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। एंड बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी की, तो 5 का मतलब क्या, 5th जनरेशन, 4 का मतलब क्या, 4th जनरेशन, है ना। तो ये आपका 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क होगा, एंड इट इज ए न्यू ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड्स। तो 1G आया, 2G आया, 3G, 4G, और इसके डिफरेंस को हम देखेंगे बाद में, लेकिन समझ रहे हो 5th जनरेशन। एंड इसके तहत आपका हायर मल्टी जीबीपीएस पीक डाटा स्पीड, जाहिर सी बात है जब ये जनरेशन बढ़ते जाएंगे तो जो आपके डाटा स्पीड है वो भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे। लेकिन ये जरूर याद रखना आपको, अल्ट्रा लो लेटेंसी, जीरो लेटेंसी भी नहीं है और हाई लेटेंसी भी नहीं है। लेटेंसी का मतलब ये हुआ कि आपने कोई रिक्वेस्ट दिया और उस रिक्वेस्ट को बेसिकली कंप्लीट होने में टाइम कितना लग रहा है। लेट्स से कि आपने गूगल पर कुछ टाइप किया, अब टाइप किया तो कुछ तो टाइम लगेगा रेस्पॉन्स आने में, तो जितना ज्यादा जनरेशन बढ़ता जाएगा उतना जो रेस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाएगा। और इसी रेस्पॉन्स टाइम को कम अगर होता है तो इसको हम लो लेटेंसी कहते हैं। हाई लेटेंसी का मतलब समझ लो 1G के जनरेशन में चले गए, लो लेटेंसी का मतलब 5G जनरेशन, है ना। तो हाई लेटेंसी में क्या होगा आपका, आप अभी रेस्पॉन्स दे रहे हो, अभी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, 10 मिनट बाद रिक्वेस्ट आएगा, आपका आउटकम आएगा या फिर रिजल्ट आएगा, है ना। इस प्रकार से होता है आपका लेटेंसी। और लेटेंसी पर कंफ्यूज मत होना, 5G में आपका अल्ट्रा लो लेटेंसी रहेगा, है ना। जैसे जैसे जनरेशन हायर की तरफ जाएंगे लेटेंसी में कमी आएंगी, लेकिन ये भी याद रखना जीरो लेटेंसी भी नहीं है, है ना।
तो ये याद रखना है। सो आपका हायर इंटरनेट स्पीड, अल्ट्रा लो लेटेंसी, मोर रिलायबिलिटी, मैसिव नेटवर्क कैपेसिटी, इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी एंड मोर यूनिफॉर्म यूजर एक्सपीरियंस टू मोर यूजर्स। तो ये सब कुछ कॉमन बेनिफिट्स हैं 5G के। एंड ऑल्सो जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनको इनकरेज किया गया है कि वो ट्रायल्स करें यूजिंग द 5G आई टेक्नोलॉजी इन एडिशन टू ऑलरेडी नॉन 5G टेक्नोलॉजी, यानी कि 5G टेक्नोलॉजी पर जो ट्रायल्स और कंडक्ट चल रहे हैं वो तो चल ही रहे, लेकिन 5G आई टेक्नोलॉजी पर भी ट्रायल्स कंडक्ट करी जाए। एंड अगर हम बात करें 5G आई टेक्नोलॉजी की, तो देख सकते हो इसमें क्या होता है कि जो आपका 5G टावर्स है जो भी लगाए जाएंगे, उनका जो आपका एसेसिबिलिटी है या फिर नेटवर्क एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो ये आप समझ सकते हो 5G आई में ये और ज्यादा एरिया आपको कवर करेगा, नेटवर्क को कवर करेगा। तो देख लो, डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास एंड अदर्स, 5G आई टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स मच लार्जर रीच ऑफ 5G टावर एंड रेडियो नेटवर्क। तो बस एरिया कवरेज ज्यादा हो जाएगा, है ना, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएगा। एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इन्होंने 5G आई को अप्रूव भी किया है। एंड चाइनीज फर्म हवाई एंड जेटी ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस 5G ट्रायल्स में, ये तो आपको ही पता है। जो अमेरिका है इन्होंने भी हवाई कंपनी के ऊपर बैन लगाया था कि ये भी ट्रायल ना करेंगे। उसी प्रकार से ये जो आपकी भारत सरकार है इन्होंने भी कहीं ना कहीं इनको अलाउ नहीं किया है कि वो ट्रायल से पार्टिसिपेट करे, है ना। एंड अर्लियर गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर कि इसके तहत एक लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड सोर्सेस को डिक्लेयर किया जाए, ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स को डिक्लेयर किया जाए, सो दैट वही प्रोडक्ट्स का इंस्टॉलेशन हो आपके टेलीकॉम नेटवर्क में। आपको पता है जब 5G नेटवर्क लाया जाएगा तो वेरियस इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये इक्विपमेंट चाइना की तरफ से भी आ सकता है, चाइना से भी इंपोर्ट किया जा सकता है। अब ये तो दिक्कत हो जाएगी ना, सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएगी, क्योंकि ये आपका नेटवर्क या डिजिटल कम्युनिकेशन से एसोसिएटेड डिवाइसेस है। तो भविष्य में हो सकता है हैकिंग वैकिंग वाले चांसेस हो जाए, क्या पता। इसलिए एक डेडिकेटेड लिस्ट लाई गई कि किससे प्रोडक्ट को बाय करना है, कौन से ट्रस्टेड सोर्सेस होंगे और कौन से प्रोडक्ट्स चुने जाएंगे, सो दैट सिक्योरिटी पर असर ना पड़े, हैकिंग वैकिंग वाली समस्या ना हो, है ना। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके बारे में हमने कल ही बात की थी, तो कहीं ना कहीं उन सब पर प्रभाव ना पड़े भविष्य में, इस प्रकार से ये इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ना। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो आपका समझ सकते हो वॉरफेयर अगर है तो वो आपका साइबर वॉरफेयर है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस दैट, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सो अगर हम कंपैरिजन करें 3G वर्सेस 4G वर्सेस 5G, तो देख सकते हो 3G का डिप्लॉयमेंट 2004 to 5 में ही आ गया था, 4G का आपका 2 years लेटर, एंड 5G जो है रोल आउट 2020। एंड बैंडविड्थ देख लो 2 MB पर सेकेंड, 4G का आपका 200 MB पर सेकेंड, देख लो 5G का मोर देन 1 GB पर सेकेंड। तो देख सकते हो इतने स्पीड होंगे आपके, है ना। तो वही बोल रहा हूँ, अगर 6G आ गया 10G आ गया तो स्पीड और बढ़ जाएंगे। लेटेंसी देख लो आप यहाँ पे अच्छे से देखना, लेटेंसी 100 से 500 मिली सेकेंड है ना, यानी कि रिक्वेस्ट को सेंड करने में और रिसीव करने में इतने का समय लगता है। अब देखो 4G में कम हो गया, 5G में कम हो गया, 6G 7G 8G अगर आएंगे तो और भी कम हो सकता है। लेकिन ये जरूर याद रखना 5G में लेटेंसी 0 नहीं है, ये जरूर याद रखना, अल्ट्रा लो लेटेंसी जरूर है। एवरेज स्पीड देख सकते हो आप 144 kb पर सेकेंड, 25 MB पर सेकेंड, ये आपका 4G का रहा। एवरेज का मतलब बहुत सारे यूजर्स इसमें जुड़ जाते हैं ना, तो जो स्पीड है वो कम हो जाती है। एंड 5G की बात करें तो वी विल बी हैविंग 200 to 400 MB पर सेकेंड। तो प्रीलिम्स के लिए आपको खासकर पता होना चाहिए, और ये सब डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है, बस लेटेंसी टर्म आपको पता होना चाहिए। और जो आपका 5G सर्विसेज है, 4G सर्विसेज है, क्या उसका कब डिप्लॉयमेंट हुआ था, ये थोड़ा सा जानकारी बस। एंड 5G जनरेशन क्या है ये पता होनी चाहिए, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। और 5G आई का मतलब क्या हुआ, तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये आपका 5G आई हो जाएंगी, है ना। कुछ एडिशनल डिवाइसेस मॉडिफिकेशंस के कारण ये सब किए जा सकते हैं, तो ये हो गया आपको। एंड बस यही आपको जाननी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बेसिकली ये आपका सप्लाई ऑफ बायोडीजल, उसकी सप्लाई शुरू कर दी है। और बायोडीजल आपको पता है मेड फ्रॉम द यूज्ड कुकिंग ऑयल, है ना। तो बायोडीजल का मतलब यही होता है ना कि जो आपके रॉ मटेरियल्स है, यानी कि ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, उन सब का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, सो दैट इनकी इनरिचमेंट की जा सके पेट्रोल डीजल में, और अल्टीमेटली इसको इस्तेमाल किया जा सके आपके ट्रेवलिंग जो भी आपके कार्स है या फिर मोटर बाइक्स है इन सब में, सो दैट आपका जो डिमांड है क्रूड ऑयल का या फिर पेट्रोल डीजल का वो कम हो सके, इंपोर्ट बिल कम हो सके। तो ये सब कुछ आपके इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं इस रिस्पेक्ट में। तो देख लो आप, फर्स्ट सप्लाई ऑफ UCO यानी कि आपका यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल
हाँ, ब्लेंडिंग कहते हैं बेसिकली। हमने आपका इनरिचमेंट कहा, तो इनरिचमेंट ब्लेंडिंग आपका सिमिलर है, लेकिन इनरिचमेंट जनरली न्यूक्लियर इनरिचमेंट के लिए यूज किया जाता है, हमें ब्लेंडिंग याद रखना है ना, जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते होती ये बात है। तो फर्स्ट सप्लाई ऑफ यूसीओ बेस्ड बायोडीजल ब्लेंडेड डीजल, ये आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम के तहत लॉन्च कर दिया गया है। तो अगर हम बात करें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोडीजल, जो आपका यूसीओ से डेवलप किया गया, प्रोड्यूस किया गया, इसका इनिशिएशन 2019 में ही आ गया था, सो दैट इकोसिस्टम क्रिएट किए जाए जहां पर कलेक्शन हो, कन्वर्जन हो यूज्ड कुकिंग ऑयल का into the biodiesel and developing the entrepreneurship opportunities। तो जब इसका कन्वर्जन किया जाएगा तो प्लांट स्टेब्लिश करे जाएंगे, तो प्लांट स्टेब्लिश करे जाएंगे तो जाहिर सी बात है एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्कोप है वो बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है ना। तो जो बेनिफिट्स क्या होंगे बायोडीजल जो आपके यूसीओ से बनाए जाएंगे, तो इंपोर्ट्स के ऊपर जो डिमांड है या इंपोर्ट्स बिल जो आते हैं उनमें रिडक्शन देखने को मिलेंगी, अलोंग विथ कार्बन इमिशंस में भी रिडक्शन देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो आपका टारगेट रखा गया है 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग, वो भी अचीव किए जा सकेंगे, एज वेल एज जो आपके अनहेल्दी यूज्ड ऑयल है फ्रॉम द फूड चेन, उसका इस्तेमाल आपका प्रोडक्टिव पर्पस के लिए किया जा सकेगा। हो सकता है उसे थ्रो अप कर दिया जाता हो, है ना। तो अब जो है इस ऑयल का इस्तेमाल बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जा सकता है। एंड ड्यूरिंग फ्राइंग, यानी कि जब फ्राइंग होती है तो सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल आर अल्टर्ड, तो जो टोटल पोलर कंपाउंड्स है वो बनती है रिपीटेड फ्राइंग के बाद। एंड जो टॉक्सिसिटी है इन कंपाउंड्स की वो आपका सेवरल डिजीजेज काज कर सकती है, लाइक हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, अल्जाइमर्स डिजीज एंड लिवर डिजीज। कहने का मतलब ये है कि जो आपके यूज्ड कुकिंग ऑयल, समझ रहे हो, यानी कि वैसे ऑयल्स जो आपके कुकिंग के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बार बार अगर इस्तेमाल होने लगे तो वो कहीं ना कहीं हेल्थ को प्रॉब्लम पहुंचा सकता है। जैसे आप कोई भी जो शॉप ओनर से, ठेले वाले, जो आप समोसे खाते हो या कुछ भी खाते हो, बर्गर पिज्जा जो भी है, तो बार बार अगर एक ही तेल में या ऑयल में यूज करा जाता है उसे, तो वो हेल्थ क्राइसिस ला सकता है ना। सो जो आपके यूज्ड कुकिंग ऑयल है वो क्यों ना इस्तेमाल कर दिए जाए आपके बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना। तो इसलिए आपका ये ऑब्जेक्टिव लाया गया था, है ना। तो आप देख सकते हैं ये हेल्थ डिजीजेज हैं। एंड नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 इट इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल फ्रॉम द यूसीओ। एंड FSSAI यानी कि फूड सिक्योरिटी सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, एंड इनका रीपर्पस यूज्ड ऑयल प्रोजेक्ट था, और ये भी बेसिकली यूज्ड कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल एज वेल एज कलेक्शंस की बात करते थे फ्रॉम द वेंडर्स एंड फूड इंडस्ट्री, सो दैट इसका इस्तेमाल बायोडीजल के रूप में किया जा सके, है ना। एंड बायोडीजल में आपका मिथाइल या फिर इथाइल एस्टर हो सकते हैं, एंड डिराइव्ड फ्रॉम द नॉन एडिबल वेजिटेबल ऑयल, एसिड ऑयल, यूज्ड कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट बायो ऑयल। तो कहीं से भी सोर्सेस काफ़ी ज़्यादा है ना, सोर्सेस काफ़ी ज़्यादा है बायोडीजल को टर्न करने के लिए। एंड सो प्रीलिम्स की बात करें तो आपको बायोडीजल के बारे में बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि बायोडीजल आखिर है क्या, या फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड यूज्ड कुकिंग ऑयल, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोडीजल जो प्रोड्यूस किए जा सकेंगे उनके क्या क्या सोर्सेस हो सकते थे। याद रखना रॉ मटेरियल्स जो आपके एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गए, है ना, इन सब से बनाया जा सकता है, शुगर केन हो गए, उन सब से बनाए जा सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए। So let's move to the next one. Roadmap 2030 for India UK Future Relations launched during India UK Virtual Summit। तो ये आपका लॉन्च किया गया है रोडमैप 2030, एंड ये जो आपका रोडमैप 2030 है इसे अडेप्ट किया गया है सो दैट जो बायोलेटरल टाइज हैं दोनों देश के बीच उसको और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर लेके जाया जाए, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एंड इस डिसीजन के बाद कहीं ना कहीं डीपर एंड स्ट्रॉन्गर इंगेजमेंट देखने को मिल सकता है दोनों देश के बीच ओवर द नेक्स्ट ईयर इन द की एरियाज। कौन से की एरियाज, तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ सकते हैं, ट्रेड एंड इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कॉपरेशन वो बढ़ सकता है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी में जो है आपका कॉपरेशन बढ़ सकते हैं, क्लाइमेट एक्शन एंड हेल्थ के सेक्टर में भी दोनों देश आकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एंड अदर की हाईलाइट जो रहे हैं समिट के, तो देख लो इनहांस जो ट्रेड पार्टनरशिप इसे लॉन्च किया गया है सो दैट जो ट्रेड पोटेंशियल है बिटवीन द टू नेशंस उससे उजागर किया जाए, यानी कि हाईलाइट किया जाए, प्रमोट किया जाए बाय सेटिंग एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ मोर देन डबलिंग द बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। तो देख लो इस समिट के बाद ये बोली गई है कि जो ट्रेड हो रहे हैं बायलैटरल ट्रेड दोनों देश के बीच बाय 2030 उसको डबल किया जाए। एंड बोथ विल कंसिडर ए इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट फॉर डिलीवरिंग अर्ली गेन। तो एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि अभी प्रॉपर ट्रेड एग्रीमेंट तो है नहीं, लेकिन फास्टर मोड के लिए आपका इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट की बात करी गई है।
इंडिया यूके ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, इसे भी अनाउंस किया गया, विच एम्स टू सपोर्ट द ट्रांसफर ऑफ इंक्लूसिव इंडियन इनोवेशन टू सेलेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे आपका अफ्रीका से शुरू किया जाएगा। और कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, इसे भी लॉन्च किया गया है। क्यों? ग्रेटर अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाए यूके में, सो दैट जो स्टूडेंट्स है वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए या फिर प्रोफेशनल्स है रोजगार अपॉर्चुनिटी के लिए वहां जाए और वो वहां पे उन्हें एसेस कर सके। एंड ऑल्सो डिसाइडेड टू एक्सपेंड द कॉपरेशन अंडर डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एग्रीड इन 2015 and enhance the India-UK engagement within the Indian Ocean Rim Association framework as UK is a dialogue partner of IOR। तो पता होगा आपको IORA है ना, इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन, कितने मेंबर है आप हमें बताना थोड़ा सा, क्या ऑब्जेक्टिव है IORA का। एंड ये आपका यूके डायलॉग पार्टनर है IORA की, ये तो पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें यूके के स्टेटस की यानी कि ब्रिटेन के स्टेटस की, तो ये टॉप इन्वेस्टर्स में से एक रहा है भारत में। एंड इंडिया जो है सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर है एंड मेजर जॉब क्रिएटर है ब्रिटेन में। इसको अच्छे से याद रखना, प्रीलिम्स के रूप में ये फैक्ट आ सकता है ना। इंडिया इज सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर एंड मेजर जॉब क्रिएटर इन ब्रिटेन। ये जॉब क्रिएटर भूल जाओ, लेकिन ये जरूर याद रखो कि इंडिया इज सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर। एंड द टू वे ट्रेड इन 2019-20 आप देख लो, बायलैटरल ट्रेड करने का मतलब दोनों तरफा $15.4 बिलियन। एंड ये आपका जो ETP है, इट इज ए पार्ट ऑफ यूकेज एफर्ट सो दैट ट्रेड प्राइस को बढ़ाया जा सके विद द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड फॉलोइंग इट्स एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। आपको भी पता है ब्रिटेन एग्जिट हो गया है यूरोपियन यूनियन से, अब इनको भी इकोनॉमिक डिसीजंस, इकोनॉमिक ग्रोथ करने हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने, तो ये डिफरेंट नेशन से टाइज सेटअप कर रहे हैं। सो प्रीलिम्स के लिए एज सच उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि रोड मैप 2030 फॉर इंडिया यूके फ्यूचर रिलेशंस, ये जो लॉन्च किए गए हैं, इसमें एक टारगेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना, कि जो बायलैटरल ट्रेड है बाय 2030 डबल की जाएंगे। प्रीलिम्स के लिए इतना आप काफी याद रख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर इन ब्रिटेन, ये फैक्ट आपको याद रखना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, आइंग द रूरल कवरेज, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि इरदई पिचेज पर मॉडल इंश्योरेंस विलेजेस। तो क्या न्यूज़ है आपका, देख लो। इरडई यानी कि आपका जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने एक कंसेप्ट लेकर आया है। क्या है आपका कंसेप्ट? मॉडल इंश्योरेंस विलेजेस। नाम से ही पता चल रहा है मॉडल इंश्योरेंस विलेज, यानी कि वैसा विलेज जो मॉडल के रूप में वर्क करेगा, है ना। जैसे आपका जो मॉडल, जैसे मॉडल सिटीज की हम बात करते हैं कि एक ऐसे सिटीज को इस प्रकार से डेवलप कर दिया जाए जिसका कॉपी दूसरे सिटीज कर सके, समझ सके, उसे अपने सिटीज में भी लागू कर सके। तो ये सब आपका कंसेप्ट होता है मॉडल सिटीज या फिर मॉडल इंश्योरेंस विलेज, है ना। तो देख लो इरदई ये आपका मॉडल इंश्योरेंस विलेज का कंसेप्ट लेकर आया, जिसके तहत इंटायर पॉपुलेशन जो विलेज एरियाज में होंगी उनको कवर की जाएंगी, एलोंग विद फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएंगी वेरियस इंस्टीट्यूशंस को लाइक नाबार्ड, CSR फंड। तो आप देख लो क्या आइडिया है इसे लाने के बिहाइंड। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दी जा सके टू ऑल द मेजर इंश्योरेबल रिस्क जो विलेजेस एक्सपोज हो सकते हैं। अब कौन से रिस्क विलेजेस एक्सपोज हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी वहाँ की क्या दिक्कतें हैं, डिफिकल्टीज है, उस हिसाब से आपका जो रिस्क है वो देखने को मिलता है ना। एंड मेक अवेलेबल कवर्ड एट सब्सिडाइज्ड कॉस्ट। तो इरदई सजेस्टेड कि मिनिमम ऑफ 500 विलेज एक साल में कवर किए जाए और उसको आपका 1000 विलेज सब्सिक्वेंट ईयर्स में बनाया जाए ना। तो शुरुआती दौर में 500 विलेज को कवर करो, उसके बाद उसे 1000 विलेज तक भी लेके जाओ। एंड इट सेड एफर्ट्स इन द सेलेक्टेड विलेज, आपको मतलब ये बोला गया कि कंटिन्यूड एफर्ट्स की जरूरत होगी। अगर इस प्रकार के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं तो कंटिन्यूड एफर्ट्स करनी पड़ेगी मिनिमम 3 से 5 ईयर्स में टू मेक द इंश्योरेंस बेनिफिट्स विजिबल टू द कम्युनिटी, है ना। एंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने कहा भी है कि इंडिया की जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इसको अच्छे से याद रखना है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो आपका 2.71% रहा है आपका 2001 में, और स्टेडली ये आपका इंक्रीज हुआ है 3.76% में इन 2019। तो अगर स्टेटमेंट आता है बिटवीन 2001 टू 2019 जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो स्टेडली इंक्रीज हुई है भारत में, तो आपका आंसर होगा यस। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। बट स्टेट मच बिलो ग्लोबल एवरेज, तो ग्लोबल एवरेज तो 7.23% है, लेकिन हमारा कितना है फिलहाल 2019 के डाटा के अनुसार तो 3.76, तो ग्लोबल एवरेज से भी कम है, ये भी याद रख सकते हैं, दूसरे स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो आपका है, इसमें FDI लिमिट को इनहांस किया गया था 74% फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 49%। तो तीसरा स्टेटमेंट जो प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है कि क्या FDI आपका 100% इंश्योरेंस सेक्टर में अलाउड है, तो नहीं, 74% अलाउड है।
पहले 49% किया गया था। हाँ, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के बारे में पूछा जाएगा, है, वो आपका 100% है। इंटरमीडियरीज का मतलब जो आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचते हैं या फिर आपका प्रचार प्रसार करते हैं, टेक्नोलॉजी लाते हैं, कुछ इस प्रकार से, ये याद रखना। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये आपका 100% एफडीआई नहीं है, ये याद रखना। इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज इज डिफरेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज। एंड रिसेंटली इरदाई एडवाइज ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज की वो इश्यू कर सकती हैं डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसीज को वाया द डिजीलॉकर। इट इज ऑल बिकॉज कोविड-19 की स्थिति के कारण, है ना। और देख लो, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू द जीडीपी, यानी कि इंश्योरेंस जब खरीदा जाता है तो उस पर प्रीमियम पे करने पड़ते हैं। तो पर ईयर लेट्स से कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो आपका एक्स आपका आया होगा वैल्यू में, और जो जीडीपी है वो आपका वाई होगा, तो इंटू 100 कर दोगे तो आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन निकल जाएगा, है ना। और हमने अभी देखा भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू द जीडीपी। जबकि इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करें तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, याद रखना है ना। इंश्योरेंस डेंसिटी का हमें क्या बताता है कि पर इंडिविजुअल वो कितना प्रीमियम आप बेसिकली लिए हुए है ना, तो वो आपका इंश्योरेंस डेंसिटी होता है। तो सिंपली अगर कैलकुलेट करना हो तो जो आपके इंश्योरेंस प्रीमियम ओवरऑल 1 ईयर के और जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दो तो इंश्योरेंस डेंसिटी निकल जाएगी। और इरदई की बात करें तो ये आपका ऑटोनोमस बॉडी है, और याद रखना है स्टेट्यूटरी बॉडी है ना। 1999 में आपका इरदई एक्ट पास करके लाया गया था फॉर ओवरऑल सुपरविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। की ऑब्जेक्टिव देख लो, प्रमोशन ऑफ कंपटीशन सो दैट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाया जा सके, है ना। कैसे, तो कंज्यूमर चॉइस बढ़ेंगे तो कंपनी जो है वो चाहेंगे कि भाई साहब मेरे प्रोडक्ट बिके। मेरे प्रोडक्ट बिकने का मतलब है कि वो उनको इंप्रूव करना पड़ेगा, है ना। जो आपका प्रीमियम रेट्स है वो कम करने पड़ेंगे, फेयर प्रीमियम्स रखने पड़ेंगे, वाइल इंश्योरिंग द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द इंश्योरेंस मार्केट। तो ये सब है। तो प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है, काफी 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद रखना ही पड़ेगा, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। So let's move to the next one. 28 states या UTs start lifting the food grains from Food Corporation of India depots for distribution under the PMGKAY3। आपको ही पता है ना, इसको एक्सटेंड किया गया है, रीइंट्रोड्यूस किया गया है फॉर द नेक्स्ट 2 months। तो इसलिए आपका अब इनको देना पड़ेगा जो राशन है टू द पुअर पीपल। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नदाता योजना, जो भी है अन्न योजना बेसिकली। तो ये स्कीम काफी न्यूज में रही है, आपको पता होनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है फॉर द नेक्स्ट 2 months, मई एंड जून, इन द बैकड्रॉप ऑफ द रिसर्जेंस ऑफ कोविड-19। तो यही है ना। फर्स्ट फेज आप देख लो अप्रैल से जून 2020 तक के लिए लाई गई थी। सेकंड फेज जो चलाई गई थी आपका जुलाई टू नवंबर 2020, और जो थर्ड फेज है आप देख लो आपका ये 2 महीने के लिए आपका चलाया जा रहा है। एंड अगर हम बात करें इसके बेसिक की, तो ये लॉन्च किया गया था एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत टू सप्लाई फ्री फूड ग्रेन्स टू द माइग्रेंट्स एंड द पुअर पीपल जो हार्डशिप फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस, है ना। दुकानें बंद कर दी जा रही हैं या फिर इनके जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में इनका जो लाइवलीहुड है उसे सस्टेन करने के लिए ये कदम लाया गया है, ये स्कीम लाया गया है ना। एंड अंडर दिस योजना 5 kg फ्री व्हीट या राइस पर मंथ दिए जाएंगे along with 1 kg ऑफ पल्सेस वाया द राशन शॉप्स। कितने बेनिफिशियरीज है इसमें देख लो, 80 करोड़ बेनिफिशियरीज रजिस्टर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये है ना, ये जरूर याद रखना, 5 kg व्हीट या राइस पर मंथ along with 1 kg फ्री पल्सेस राशन शॉप्स टू कवरिंग द 80 करोड़ बेनिफिशियरी। एंड एडिशनल ग्रेन्स गिवन फॉर फ्री अंडर द PMGKY टू NFSA बेनिफिशियरी, यानी कि जिनको मिलेंगे इज ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग मंथली एंटरटेनमेंट ऑफ द 5 kg ग्रेन्स पर पर्सन। तो ऐसे अगर नॉर्मल सिचुएशन में इनको जो मिलता था to the persons which are covered under National Food Security Act, तो उनको 5 kg ग्रेन्स पर पर्सन मिलता था। लेकिन अभी देख लो ये जो एडिशनल मिल रही है वो आपका एडिशनल 5 kg मिल रहा है ना। तो ये तो मिलेंगे लेकिन वो एडिशनल भी मिल रही है। एंड फूड ग्रेन्स अंडर द NFSA वेयर टू मेड अवेलेबल एट द सब्सिडाइज्ड प्राइसेस, है ना। जैसे 3 रुपीज या 2 रुपीज पर केजी जो राइस, तो आपका 3 रुपीज राइस के लिए, 2 रुपीज व्हीट के लिए, 1 रुपी कोर्स ग्रेन्स के लिए, तो पहले इस रेट पर मिलती थी, है ना। सो कॉस्ट ऑफ फूड फ्री, लेकिन यहाँ पर जो अभी इस स्कीम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो कॉस्ट ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कीम इज एंटायरली बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये याद रखना है ना, जो भी फ्री फूड ग्रेन्स दिए जा रहे हैं इसमें जो कॉस्ट लगेगा सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेयर करे जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, ये पता होनी चाहिए।
इस स्कीम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख लो, राशन गिवन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो अंत्योदय योजना को 35 kg का राशन ओवरऑल पर हाउस होल्ड मिलता है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड को 5 kg राशन पर पर्सन मिलता है। एंड अगर बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत तो 5 kg राशन पर पर्सन, 1 kg पल्सेस आपको पर हाउस होल्ड मिल जाएंगे, प्लस 5 kg राशन पर पर्सन एंड 1 kg पल्सेस पर हाउस होल्ड, ये मिल जाएंगे, है ना। तो देख सकते हो आप, यानी कि ये तो मिलेंगे मिलेंगे, है ना, ये याद रखना, ये तो मिल रही है, ये भी मिलेंगे, है ना। और जो प्रायोरिटी हाउस हेल्प है इनको ये तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ ही साथ ये भी मिलेंगे। तो ये आपका एडिशनल, ऐसा नहीं कि ये लाया गया तो इसको बंद कर दिया गया, ये तो जो चल रहा है चल ही रहा है, ये एडिशनल है। और ये सारा का सारा कॉस्ट कौन बियर करेगा? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड सो लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से न्यूज है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 42 टन्स ऑफ गोल्ड इन द लास्ट फिजिकल ईयर उसे खरीदा था, सो दैट फॉरेक्स एसेट को डाइवर्सिफाई कर सके, यानी ब्रॉड कर सके। तो जब हम बात करते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये एसेट्स होते हैं, याद रखना। फॉरेक्स रिजर्व जो है वो एसेट होते हैं जो रिजर्व के रूप में रखा जाता है, किसके द्वारा? तो सेंट्रल बैंक के द्वारा फॉरेन करेंसीज में। फॉरेन करेंसीज कुछ भी हो सकता है, डॉलर हो सकता है, युआन हो सकता है ना, डिफरेंट देश के करेंसीज हो सकते हैं। एंड ये रिजर्व्स रखे इसलिए जाते हैं सो दैट अगर लायबिलिटी जाती है किसी देश के ऊपर, लेट्स से कि इंडिया है, तो इंडिया के ऊपर लायबिलिटी आई, है ना, तो उस लायबिलिटी को रिटर्न करने के लिए, लायबिलिटी को खत्म करने के लिए ये आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी को भी इससे इन्फ्लुएंस करवाया जा सकता है। तो आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। फॉरेन करेंसी एसेट्स होती है, गोल्ड रखी जाती है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो आपका आईएमएफ का होता है वो भी होता है इसमें, एंड रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ ये भी होता है। तो ये अच्छे से याद रखना है क्या क्या कंप्राइज करता है, आपका क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। स्पेशल ड्रॉइंग राइट ऑफ आईएमएफ एंड रिजर्व पोजीशन, और जो आपका आईएमएफ में होता है वो भी, एंड आपको गोल्ड, फॉरेन एसेट यानी फॉरेन करेंसी एसेट एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, सोशल कॉमर्स। तो जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स जहाँ पर बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विद ईच अदर बिफोर कंक्लूडिंग ए परचेज इज कॉल्ड सोशल कॉमर्स। यानी कि हम ई कॉमर्स का नाम सुनते हैं ना, जैसे आप फेसबुक चला रहे हैं, आजकल फेसबुक में देखोगे कि जब आप स्क्रॉल करोगे तो वहीं पर प्रोडक्ट दिखने लगेगा, उनके प्राइस दिखने लगेंगे, बाय का ऑप्शन आ जाता है ना। तो जब इस प्रकार से सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया जाता है कि जब इस पर क्लिक करोगे सारे आपने जो जानकारियां पुट ऑन करनी थी वो कर दी, और अल्टीमेटली फाइनल पेमेंट जब करने पहुंचो तो वो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पर डाइवर्ट कर दे, ये आपका होता है सोशल कॉमर्स, है ना। इट इज ऑल्सो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन जहाँ पर बायर्स और सेलर्स इंटरेक्ट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विद ईच अदर बिफोर कंक्लूडिंग ए परचेज, है ना, ये बातें। एंड अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट सोशल कॉमर्स इन इंडिया, देख सकते हो एस्टिमेट करी गई थी $2 बिलियन की 2020 में, और प्रोजेक्ट की जा रही है, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आपका 16 से $20 बिलियन तक पहुंच सकती है बाय 2025, एंड 2030 आते आते ये आपका 60 से $70 बिलियन पहुंच सकता है। तो सोशल कॉमर्स आपको पता होनी चाहिए बस ये टर्म, कि सिंपली आप याद रख सकते हैं जो डिजिटल आपके सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर है या फिर अदर प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, जब वहां पर प्रोडक्ट बिकने लगे, सेलिंग परचेज होने लगे, ट्रांजेक्शन होने लगे, है ना, तो वो आपका सोशल कॉमर्स कहलाएगा। Now let's move to the next one, B1.1.17 वेरिएंट ऑफ कोविड-19। तो पता नहीं यार इसके कितने वेरिएंट आ गए, हम लोग के एक ही बार जन्म होते हैं, इनके 4-5 बार जन्म हो चुके हैं, यही समझ में नहीं आ रही। और अब तो अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव भी आ सकते हैं। तो देख लो, कैनेडियन रिसर्च ने पब्लिश किया है फर्स्ट स्ट्रक्चरल इमेजेस ऑफ म्यूटेशन जो आपका कोविड-19 में हुआ, और इसका नाम दिया गया B1.1.7 वेरिएंट। एंड इस वेरिएंट की बात करें तो ये पहली बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को द्वारा दिसंबर 2020 में बेसिकली रिपोर्ट करी गई थी, और देखा गया कि इसमें अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशंस हुए थे। एंड इट मे एक्सप्लेन कि व्हाई दिस वेरिएंट इज मोर इन्फेक्शियस। एंड क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स इसका इस्तेमाल किया गया था टू विजुअलाइज द डिटेल शेप ऑफ द वायरसेस एंड प्रोटीन्स। एंड ये जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है ये याद रखना है, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वैसे तो नाम से पता चल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स के बीम्स का इस्तेमाल करती हैं। तो पिक्चर द सैंपल ऑफ ए लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो न्यूज में क्या रही है, तो रिसेंट स्टडी कंक्लूडेड कि जो आपका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, यानी कि आप लंबे समय के लिए NO2 पॉल्यूशन का एक्सपोजर रखते हो, तो वो आपके लंग के इन्फेक्शन, लंग के फंक्शन को प्रभावित कर सकता है, साथ ही साथ पल्मोनरी डिजीजेस के रिस्क को भी बेसिकली इंक्रीज कर सकता है। NO2 की बात करें तो NO2 आपका हाईली रिएक्टिव गैस है, जिनको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कहते हैं या फिर नाइट्रोजनस ऑक्साइड कहते हैं, NOx कंपाउंड, है ना, VOx कंपाउंड, ये सब आपने सुना होगा। कहाँ से सोर्स है इनका, तो जब आप फ्यूल बर्न करते हैं, पेट्रोल डीजल जो भी है, तो इससे आपका ये NO2 निकलता ही है।
NO2 एंड अदर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये प्रिकॉशंस है नंबर ऑफ हार्मफुल सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। हार्मफुल सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स या फिर सेकेंडरी या प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स की बात करें तो प्राइमरी यानी कि जो इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खुद एक पोल्यूटेंट है, जैसे आपका पार्टिकुलेट मैटर हो गया, ये क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। लेकिन आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मतलब क्या होगा कि ये रिएक्शन के बाद जब कोई पॉल्यूटेंट का रूप लेता है तो वो आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहता है ना। डायरेक्टली ऐसा वो आपका पॉल्यूटेंट नहीं होगा, लेकिन जब रिएक्ट कर जाएगा तब आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना देगा वो। जैसे आपका ओजोन है ना, ओजोन यानी कि बैड ओजोन एंड पार्टिकुलेट मैटर एंड प्ले ए रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, है ना। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कारेन नेशनल यूनियन। तो रिसेंटली कारेन रिबेल्स सीज्ड द आर्मी बेस नियर द थाई बॉर्डर। और अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये आपका म्यांमार का ओल्डेस्ट रिबेल ग्रुप है जो इथनिक माइनॉरिटी दैट इज द कारेन कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करता है इन द कारेन या फिर कायन स्टेट विच बॉर्डर द थाईलैंड। एंड कारेन नेशनल लिबरेशन आर्मी विच इज द आर्म्ड विंग ऑफ KNU यानी कि कारेन नेशनल यूनियन, वो बैटलिंग कर रही है म्यांमार के गवर्नमेंट के साथ सिंस 1949। एंड बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है तो सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर द कारेन पीपल इन द रीजन। बस इतना याद रखना है कि कारेन नेशनल यूनियन आपका म्यांमार ओल्डेस्ट रिबेल ग्रुप है जो आपका कारेन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है एंड इट लाइज इन द बॉर्डरिंग रीजन ऑफ थाईलैंड। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, प्लेसेस से न्यूज। तो आपका लिटानी रिवर ये आपका लेबनान में, ये याद रखना लिटानी रिवर कहाँ है, लेबनान में। तो न्यूज में इसलिए रही है बिकॉज टन्स ऑफ डेड फिश हैव वॉश्ड अप ऑन द बैंक्स ऑफ क्वारॉन लेक, जो आपके लेबनान के लॉन्गेस्ट रिवर दैट इज लितानी के लोग लाए था। बेसिकली ये जो लेक है आपका क्वारॉन लेक, ये आपका लितानी रिवर के अलोंग ये आपका लाई करता है। एंड ये जो डिजास्टर है ये पॉल्यूटेड वाटर्स के कारण हुआ। एंड द नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज इज योर साउथ चाइना सी। तो चाइनाज एयरक्राफ्ट कैरियर टास्क ग्रुप इन्होंने रिसेंटली एक्सरसाइज कंडक्ट किया है साउथ चाइना सी में, और इसने डिस्क्राइब किया कि भाई साहब ये सब तो रूटीन ट्रेनिंग है। तो अगर हम बात करें साउथ चाइना सी की तो ये आपका डिस्प्यूटेड या फिर ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम है, यानी कि बहुत सारे जो देश हैं उसको ये बेसिकली क्लेम करते हैं। कहने का मतलब जैसे फिलीपींस बोलता है ये मेरा है, वियतनाम मेरा है, चाइना मेरा है, चाइना तो बोलता है पूरा ही मेरा है साउथ चाइना सी, ब्रुनोई, ताइवान और मलेशिया। तो कौन कौन से नेशंस इसमें इन्वॉल्व है, ये 2-3 के नाम याद रख लेना, मलेशिया, ताइवान, ब्रुनोई, वियतनाम, फिलीपींस। पर्सनैलिटीज इन न्यूज में आप देख लो, गुरु तेज बहादुर न्यूज में रहे हैं। ये 400 बर्थ एनिवर्सरी गुरु तेज बहादुर जी का सेलिब्रेट किया गया है ना। एंड अगर हम बात करें डिटेल की तो ये यंगेस्ट सन थे गुरु हरगोबिंद साहिब के, was the sixth Sikh Guru and he was 9th of the 10th Sikh Gurus, है ना। तो ये आप देख सकते हो। एंड हिज 115 hymns वो इंक्लूड करे गए हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी। एंड ईयर 1675 गुरु तेज बहादुर उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था दिल्ली में अंडर द ऑर्डर्स गिवन बाय द मुगल एम्पायर औरंगजेब। एंड द नेक्स्ट पर्सनैलिटीज इन न्यूज इज योर सत्यजीत रे। तो बेसिकली ये रिनॉन फिल्म मेकर, राइटर, इलिस्ट्रेटर, ग्राफिक डिजाइनर, म्यूजिक कंपोजर रहे हैं। एंड इनका जो फर्स्ट फिल्म रहा है पठार पंचली कैटपुलेटेड हिम इनटू द इंटरनेशनल फेम। एंड इनको भारत रत्न भी मिली है विच इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 1992। एंड फ्रॉम दिस ईयर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा, इसको इंस्टीट्यूट किया गया है टू बी गिवन टू द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये थी फ्रेंड्स आज की न्यूज। एंड होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।